अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पोइट्री एंड देन पोइट्री की टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। पोइट्री जो है वो सबसे मेन इम्पोर्टेंट जॉनरा ऑफ लिटरेचर है, क्योंकि जितने भी जॉनराज आगे डेवलप हुए, चाहे वो ड्रामा है, नावल है, प्रोज़ है, वो सब पोइट्री से ही डेवलप हुए। अगर हम ये देखें, अगर हम एंग्लो सैक्सन पीरियड और उससे पहले फिर ग्रीक्स में चले जाएं, और ग्रीक्स ने सबसे पहले जैसे पोइट्री लिखी, और जैसे पोइट्री के बारे में अरिस्टोटल ने पोइट्री के बारे में अपने व्यूज़ दिए कि पोइट्री को कैसे लिखा जाए, पोइट्री में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, और ट्रेजिक पोइट्री कौन सी होती है, कॉमिक पोइट्री कौन सी होती है। इस तरह से पोइट्री जो है वो रिस्पॉन्सिबल है बाकी डिफरेंट जॉनराज को आगे लाने में। इसलिए पोइट्री का जॉनरा बहुत अपनी जगह पे इम्पोर्टेंस लगता है। जैसे आप लोग अब द प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स पढ़ रहे हैं, तो उसमें आप वो 14th सेंचुरी इंग्लिश सोसाइटी के बारे में पढ़ रहे होंगे, जिसमें जेफरी चौसर आपको जो 14th सेंचुरी की जो चर्च लाइफ है, जिसमें नाइट है, स्क्वायर है, वाइफ ऑफ बाथ है, प्रायरस है, डिफरेंट जो चर्च के जो प्रीस्ट हैं या एक्लिजास्टिकल फिगर्स हैं, उनके बारे में अपने व्यूज़ देता है और बताता है, लेकिन पोइट्री की फॉर्म में देता है। तो पोइट्री जो है वो हमेशा से राइटर्स ने अपने अपने मकसद के लिए लिखी है। अगर हम चौसर की पोइट्री देखें तो उसके अंदर हमें स्टायर नज़र आता है, ह्यूमर नज़र आता है, किस तरह उसने चर्च लाइफ के बारे में लिखा। इसी तरह फिर जब आप बेटा आगे चलेंगे और जब आप आगे 16th सेंचुरी की पोइट्री पढ़ेंगे, जिसमें आप शेक्सपियर को पढ़ेंगे, मिल्टन की पोइट्री को पढ़ेंगे, शेक्सपियर को पढ़ेंगे सॉरी, एंड देन आप जो है वो मार्लो को पढ़ेंगे। क्रिस्टोफर मार्लो के बारे में कहा जाता है कि अगर मार्लो नहीं होता तो शेक्सपियर भी नहीं होता। शेक्सपियर ने और मार्लो ने दोनों ने अरिस्टोटल के कॉन्सेप्ट्स को फॉलो किया था। और पोइट्री जो है वो मेन जॉनर ऑफ लिटरेचर है कि अगर हम ये कहें कि इस वक्त जो इतने सारे जॉनराज में लिटरेचर को लिखा जा रहा है, जैसे नावल है, जैसे शॉर्ट स्टोरी है, जैसे ड्रामा है, जैसे प्रोज़ है, जैसे क्रिटिसिज्म है, इन सब को आगे लाने में पोइट्री का बहुत बड़ा रोल है। तो अब हम पोइट्री का एक स्टार्ट लेते हैं कि पोइट्री इज़ द मेन लिटरेरी जॉनर ऑफ लिटरेचर। मैं आपको वही बात बता रही थी ना कि ये सबसे मेन इम्पोर्टेंट जॉनर ऑफ लिटरेचर इंग्लिश लिटरेचर है। It has been interpreted in different ways by different people. Simply, it is the extraordinary perceptions of the ordinary. इस लाइन को समझने की ज़रूरत है कि पोइट्री के ज़रिए ऑर्डनरी चीज़ को एक्स्ट्रा ऑर्डनरी बना दिया जाता है। कि जैसे अगर एक बिलवेड आम सी है, उसको जब कंपैरिजन करता है एक पोइट गुलाब की पत्तियों से, उसकी खूबसूरती को, या चाँद से उसको एक कंपैरिजन करता है, तो वो जो बिलवेड है उसकी हमें खूबसूरती का अंदाज़ा हो जाता है कि वो बहुत खूबसूरत है। तो वो एक बिलवेड जो कि बहुत ही ऑर्डनरी थी, उसको उसने एक्स्ट्रा ऑर्डनरी बना दिया। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू गिव कॉम्प्रीहेंसिव डेफिनेशन। पोइट्री की कोई एक डेफिनेशन हम नहीं दे सकते। डिफरेंट राइटर्स जब अपने डिफरेंट क्रिटिक्स या पोइट्स अपने अपने टाइम पे पोइट्री की डिफरेंट डेफिनेशंस देते चले आए हैं, तो पोइट्री की कोई एक एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है। विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे पोइट्स आए और जैसे जैसे उन्होंने पोइट्री को अपने तरीके से लिखा, उन्होंने पोइट्री को अपने तरीके से डिफ़ाइन भी किया। जैसे कार्लिल क्या कहता है कि पोइट्री वी विल कॉल म्यूज़िकल थाट, कि अगर पोइट्री को हम सिर्फ एक म्यूज़िकल थाट कहेंगे कि एक ऐसी चीज़ जिसके अंदर म्यूज़िक हो, यानी कि जिसको पढ़ने के बाद हमारे इमेजिनेशन में, हमारे थॉट्स में म्यूज़िक चलने लगे। शैली कहता है कि पोइट्री में बी डिफाइंड एज द एक्सप्रेशन ऑफ इमेजिनेशन। शैली कहता है कि पोइट्री जो है, शैली क्रिटिक का नाम है, इसी तरह कार्लिल भी पोइट का नाम है, और शैली भी बहुत ग्रेट रोमांटिक पोइट है। जब आप आगे
आप जब सेमेस्टर्स कवर करेंगे तो आप पर से विषय शैली को पढ़ेंगे और आप देखेंगे कि शैली की पोइट्री में इमेजिनेशन बहुत ज़्यादा पाई जाती है। तो इसलिए उसने पोइट्री को भी इसी तरह से डिफ़ाइन किया कि पोइट्री का मतलब है इमेजिनेशन को एक्सप्रेस करना। हेज़लिट कहता है कि पोइट्री इज़ द लैंग्वेज ऑफ द इमेजिनेशन एंड द पैशन, कि अगर हमने अपनी इमेजिनेशन और अपनी पैशंस या अपनी फीलिंग्स को अगर लैंग्वेज देनी है तो वो पोइट्री ही है जो उसको लैंग्वेज दे सकती है। मैथ्यू आर्नल्ड कहता है कि द मोस्ट डिलाइटफुल एंड परफेक्ट फॉर्म ऑफ अटरेंस, कि अगर आपने कुछ बोलना है, कहना है, तो सबसे खुशी देने वाला और जो परफेक्ट फॉर्म है वो पोइट्री है। और इसी तरह पोइट्री मीन्स बेस्ट वर्ड्स इन बेस्ट ऑर्डर। साथ वो ये भी कहता है कि पोइट्री का मतलब है अच्छे अल्फाज अच्छी तरतीब से लिखे गए। पोइट्री इज़ द इमेजिनेशन ऑफ इमोशनल इंटरप्रिटेशन ऑफ लाइफ। पोइट्री इमेजिनेशन के साथ साथ जो लाइफ की इमोशनल इंटरप्रिटेशन है, कि लाइफ में हम अपनी लाइफ में जो हमारी इमोशनल चीज़ों के साथ जब हम अटैच होते हैं, हमें कोई चीज़ अच्छी लगती है या हमें कोई छोड़ के चला जाता है या हमें कोई पसंद आ जाता है, हम उससे मोहब्बत करते हैं, तो हम वो सब पोइट्रिक फॉर्म में लिखते हैं। इसी तरह वर्ड्सवर्थ कहता है कि अ गुड पोइट्री इज़ द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स, कि अच्छी पोइट्री वो है जो कि पावरफुल फीलिंग्स का स्पॉन्टेनियसली ओवरफ्लो हो जाना। अब स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है अचानक, ओवरफ्लो का मतलब होता है कि भर जाना। जैसे एक ग्लास है, जब आप उसमें पानी भरते चले जाएंगे तो उसमें से पानी बाहर आ जाएगा ना, ओवरफ्लो हो जाएगा ना, कि जैसे दरिया पानी से जब भर जाते हैं तो वो पानी बाहर आ जाता है। इसी तरह जब फीलिंग्स आपके दिल में भर जाती हैं और वो इतना ज़्यादा भर जाता है कि आपके दिल से वो ओवरफ्लो होने लगती है, तो फिर अच्छी पोइट्री निकल के आती है। तो वर्ड्सवर्थ कहता था कि अच्छी पोइट्री वो होगी जिसमें स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स होंगी, कि इस कदर आप किसी चीज़ से मोहब्बत करें, इतना आप किसी चीज़ को पसंद करें कि आप उसके बारे में जब लिखने पर मजबूर हो जाएं, तो वही बेस्ट पोइट्री होगी। साथ ही वर्ड्सवर्थ ने क्या कहा था कि पोइट्री टेक्स इट्स ओरिजिन फ्रॉम इमोशंस रिफ्लेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। इसने कहा था कि पोइट्री अपना ओरिजिन कहाँ से लेती है, यानी पोइट्री कहाँ से पैदा होती है, उन इमोशन से जो कि हमारे दिमाग के किसी कोने में बसे हुए होते हैं। कि यानी कि एक ऐसी चीज़ जिसने हमें इतना इंस्पायर किया कि वो हमारे दिमाग में बैठ गया जाके और हम मजबूर हो गए उसके बारे में लिखने के लिए, उसको बेस्ट पोइट्री कहेंगे। स्टूडेंट्स, ये तो थी पोइट्री की डेफिनेशंस। इसमें से आप 2-3 डेफिनेशंस याद कर सकते हैं। अब आ जाते हैं काइंड्स ऑफ पोइट्री। सबसे पहले है सब्जेक्टिव पोइट्री। सब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है? अपने बारे में लिखना, पर्सनल फीलिंग्स के बारे में लिखना। बहुत से पोइट्स ऐसे आए जिन्होंने अपने बारे में लिखा, यानी उन्हें कोई चीज़ अच्छी लगी, बुरी लगी, तो उन्होंने अपनी फीलिंग्स को जब इजहार किया पोइट्री के ज़रिए, तो उसको सब्जेक्टिव पोइट्री का नाम दिया गया। सब्जेक्टिव पोइट्री इज़ ऑल्सो कॉल्ड पर्सनल पोइट्री। इसको हम पर्सनल पोइट्री भी कहेंगे, जिसमें एक पोइट एक्सप्रेस करता है अपनी थॉट्स एंड फीलिंग्स को, अपनी थॉट्स एंड फीलिंग्स को, ना कि किसी और की। अगर मिसाल के तौर पर आपको कोई चीज़ बहुत अच्छी लगती है और आप अपनी फीलिंग्स का इजहार करना चाहते हैं, तो आप सब्जेक्टिव पोइट्री लिखेंगे, वो आपके पर्सनल इमोशंस पे बेस करती होगी। सोनेट्स, इसी तरह एलेजीज, इन सब के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी कि ये क्या होती हैं। लिरिक्स एंड ऑड्स, ये सब एग्जांपल्स हैं सब्जेक्टिव पोइट्री की। यानी कि अगर आपने सब्जेक्टिव पोइट्री लिखनी है तो आप सोनेट के फॉर्म में लिख सकते हैं, एलेजी के फॉर्म में लिख सकते हैं, लिरिक्स और ऑड्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। ऑब्जेक्टिव पोइट्री कौन सी होती है? ऑब्जेक्टिव पोइट्री की बेस्ट एग्जांपल जो है वो है चौसर की कैंटरबरी टेल्स, जिसमें चौसर अपनी पर्सनल फीलिंग्स के बारे में बात नहीं करता, बल्कि वो 14th सेंचुरी इंग्लिश सोसाइटी के बारे में बात करता है। तो ऑब्जेक्टिव पोइट्री में जो पोइट्स हैं वो सोसाइटी के बारे में लिखते हैं, सोसाइटी के इश्यूज़ के बारे में लिखते हैं, लेकिन अपनी फीलिंग्स और इमोशंस की बातें नहीं करते। तो ऑब्जेक्टिव पोइट्री इज़ द काइंड दैट डील्स विद द एक्सप्रेशन ऑफ आउटर वर्ल्ड
बाहर की दुनिया के बारे में नरेटिव। ये जो पोइट्री होती है ये कैसी होती है, ये नरेटिव होती है। नरेटिव मीन किसके अंदर नरेशन होती है। जैसे नॉवल में नरेशन होती है ना, कि जैसे मतलब किसी एक करेक्टर के बारे में बात कर देंगे या किसी सोसाइटी के बारे में कुछ लिखा जाएगा। जैसे कैंटरबरी टेल्स में डिफरेंट करेक्टर्स हैं जिनके बारे में बताया गया है कि वो क्या करते हैं, वो किस तरह से करप्ट हैं। इसी तरह एपिक लिखी जाती है। एपिक एक लॉन्ग नरेटिव पोएम होती है जिसमें सोसाइटी के इश्यूज़ पे बात की जाती है। ड्रामेटिक होती है। ड्रामेटिक जो है ऑब्जेक्टिव पोइट्री में ड्रामेटिक टाइप एक ड्रामा के तौर पर एक पोइट्री लिखी जाती है। एंड बैलेड आर एग्जांपल्स ऑफ दिस टाइप ऑफ पोइट्री। ये जो डायग्राम नीचे दी गई है ये शो कर रही है कि पोइट्री जो है उसमें कौन कौन सी पोइट्री की टाइप्स हो सकती हैं। पोइट्री में आप देख सकते हैं कि पोइट्री के सब जॉनरास कौन कौन से हैं, जिसमें द फॉलोइंग डायग्राम में हेल्प द रीडर टू अंडरस्टैंड द सब जॉनरा ऑफ पोइट्री। जैसे देखें पोइट्री में सबसे पहले क्या है, पोइम्स आपने पढ़ी होंगी, कुछ आप पढ़ते रहते होंगे, ठीक है। इसी तरह फिर इसके बाद एपिक आ जाती है। एपिक लॉन्ग नरेटिव पोइम को कहते हैं जिसमें काफ़ी बड़े बड़े कैंटोस होते हैं और एक लंबा मैसेज, एक लंबी बात को, मतलब एक छोटी सी बात को लंबा करके घसीट के बताया जाता है। एलेजी किसी की डेथ पे लिखे जाने वाला सॉन्ग होता है। सोनेट जो होती हैं ये 14th लाइन की पोइम्स होती हैं। बैलड, पास्टोरल, लिरिक, सॉन्ग्स, ऑड, मॉक एपिक, इनकी डिटेल में अब आपको आगे पढ़ाऊँगी। तो अ पोइम इज़ अ कॉम्पोजिशन यूजुअली रिटन इन वर्स। तो एक पोइम जो होती है, अब सबसे पहले हम पोइम को डिस्कस करेंगे। पोइम जो है वो वर्स में लिखी जाती है। पोइम रिलाई हैवली ऑन इमेजरी। पोइम में इमेजरी बहुत ज़्यादा होती है। इमेजरी का मतलब होता है कि पोइट्री एक पोइट्री पढ़ने के बाद या एक पोइम पढ़ने के बाद हमारी आँखों के सामने उस पोइम के अंदर जो भी इमेजेस डाले गए हैं वो हमें नज़र आए, हमें फ़ील हों कि वाकई कि यहाँ पे एक कैसल का ज़िक्र है, यहाँ पे एक हाउस का ज़िक्र है, यहाँ पे रिवर है, यहाँ पे माउंटेन्स हैं, यहाँ पे ट्रीज़ हैं। तो ये इमेजरी कहलाती है। प्रिसाइज वर्ड्स, क्लैरिटी ऑफ वर्ड्स होती हैं। चॉइस एंड मेटाफर और मेटाफर्स का यूज़ किया जाता है। दे मे टेक द फॉर्म ऑफ मयर्स कंसिस्टिंग ऑफ पैटर्न ऑफ स्ट्रेसेस। इसके अंदर एक ख़ास पैटर्न यूज़ किया जाता है जिसको पोइट्स बाकायदा मयर करते हैं कि इसके अंदर प्रॉपर एक राइम स्कीम होती है। एंड दे मे और मे नॉट यूटिलाइज राइम, या तो वो राइम को फॉलो करते हैं राइम स्कीम को या फिर नहीं करते। राइम स्कीम का मतलब ये होता है कि अगर एक शेर है या एक वर्स है तो उसके अंदर जो है वो फर्स्ट लाइन का एंड वाला वर्ड और सेकंड लाइन का एंड वाला वर्ड जो है वो अगर मैच हो रहा है तो ये राइम स्कीम होती है। ये ए बी सी डी इस तरह करके मैयर की जाती है। तो कुछ पोइट्स इसको फॉलो करते हैं और कुछ नहीं भी करते। वन कैन नॉट रेडली करेक्टराइज पोइट्री प्रिसाइजली। पोइट्री को करेक्टराइज हम ये नहीं कह सकते कि पोइट्री को हम ये करेक्टराइज नहीं कह सकते कि अगर पोइट्री में क्लैरिटी ऑफ वर्ड्स हैं तो पोइट्री वही है। पोइट्री हर पोइट अपने तरीके से लिखता है। मीटर इसके अंदर यूज़ किया जाता है। मीटर का मतलब होता है कि राइम स्कीम का यूज़ होना, पैराडॉक्सेस, सिमिलीज, सिलेबल्स का यूज़ होना, ठीक है, ये सब चीज़ें इसके अंदर यूज़ की जाती हैं। एंड ऑन रिदम्स ऑफ स्पीच, राइम, ऑलिट्रेशन डिपेंड ऑन वर्ड्स दैट हैव सिमिलर प्रोनाउंसिएशन, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये पोइट्री में पोइट्स यूज़ करते हैं। तो इसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं? इट हैज़ इंटेंसिटी ऑफ फीलिंग्स एंड इमोशंस। इसके अंदर फीलिंग्स एंड इमोशंस की शिद्दत होती है। इसके अंदर म्यूज़िक और रिदम पाया जाता है। इट इज़ रिटन इन लाइन्स एंड स्टैंजाज। इसको लाइन्स और स्टैंजाज में लिखा जाता है, ना कि सेंटेंसेस और पैराग्राफ्स में। कि जैसे हम प्रोज पढ़ रहे थे तो प्रोज में पैराग्राफ और सेंटेंसेस होते थे, तो इसमें लाइन्स होती हैं और स्टैंजाज होते हैं, पैराग्राफ्स नहीं होते, सेंटेंसेस नहीं होते। इट इज़ शॉर्टर देन अदर जॉनरास बट सम पोइम्स आर क्लासिफाइड एज एपिक पोइट्री विच इज़ लॉन्ग। ये बाकी जॉनरास से शॉर्ट होती हैं पोइम्स, लेकिन जो एपिक पोइट्री होती है, जो एपिक पोइम्स होती हैं
वो काफ़ी लॉन्ग होती हैं, लेकिन जो पोइम्स होती हैं वो शॉर्ट ही होती हैं। सब जॉनराज ऑफ पोइट्री, सबसे पहले है एपिक पोइट्री, एपिक पोइम। एपिक इज़ अ लॉन्ग नरेटिव पोइम, एक लंबी पोइम जिसके अंदर बयान हो, बयान मीन नरेशन हो। जैसे कि अब कभी आपने कहानी पढ़ी हो अगर किसी नावल की, तो उसमें आपको नज़र आता होगा कि एक लंबी कहानी होती है कि हीरो इधर जा रहा था तो हीरोइन इधर जा रही थी, तो ये हो रहा था तो वो हो रहा था। एपिक जो पोइट्री होती है स्टूडेंट्स, उसमें भी एक लंबी नरेशन होती है, उसमें कंप्लीट डिटेल्स दी जाती हैं, कंप्लीट एक एक बात बताई जाती है, और ये काफ़ी लंबी पोइम होती है। समटाइम्स तो ये 10-10 बुक्स पे भी चली जाती हैं, जैसे कि नॉवेल्स में काफ़ी बुक्स होती हैं, इसी तरह ये एपिक जो होती है इसमें भी काफ़ी बुक्स होती हैं। मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट जिसकी बेस्ट एग्जांपल्स हैं, उसकी भी काफ़ी बुक्स हैं। It usually relates to heroic deeds of a person or an unusual courage and unparalleled bravery. इसके अंदर एपिक पोइट्री के अंदर एक हीरो की हीरोइक डीड्स यानी कि उसके बहादराना किस्से सुनाए जाते हैं, और उसकी जो बहादरी है जो कि बेमिसाल है उसके किस्से सुनाए जाते हैं। हीरो रिप्रेजेंट्स एज अ नेशन, और अ हीरो जो है वो जो हीरो है वो एक कौम की तरह, मतलब एक नेशन की तरह अपने आप को शो करता है, और एक हीरो की तरह ख़ुद को पेश करता है। परफॉर्म सुपर ह्यूमन डीड्स विद द हेल्प ऑफ, इसके अंदर गॉड्स होते हैं और इसके अंदर सुपर नेचुरल हेल्पर्स होते हैं। सुपर नेचुरल मतलब होता है कि नेचर से हट के, कि जैसे होते हैं ना नेचर से हट के, तो हम मानते हैं कि घोस्ट होते हैं, या हम उर्दू में अगर कहें तो जिन, परियां, भूत, फरिश्ते। इसी तरह जो एपिक होती है इसके अंदर सुपर नेचुरल हेल्पर होते हैं, वो गॉड्स होते हैं, ठीक है, मतलब जो कि हेल्प करते हैं उस हीरो की उन ताकतों से लड़ने में। इट हैज़ एलिवेटेड एंड ग्रैंड स्टाइल, इसका बहुत ग्रैंड स्टाइल होता है, बहुत स्टाइल इसका शानदार होता है। होमर्स ऑडेसी, होमर पोइट का नाम है, इसकी ऑडेसी बहुत बहुत फेमस है। विर्जिल्स की एनियड, विर्जिल भी पोइट का नाम है, ये ग्रीक राइटर्स हैं। और मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट, ये आप आगे पढ़ेंगे भी सही, जब आप पोइट्री आगे आपकी जब आगे सेमेस्टर्स में चलेगी तो आप मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट पढ़ेंगे, जिसके अंदर जॉन मिल्टन ने बताया है कि किस तरह से हमसे पैराडाइज छीन ली गई, और किस तरह से एडम ने जो है वो अल्लाह ताला की नाफरमानी की, और किस तरह से वो इस दुनिया में आया, और किस तरह से सैटन ने, यानी सैटन मीन्स शैतान ने, जैसे जिसको हम इब्लीस कहते हैं, उसने खुदा की नाफरमानी की, और किस तरह से सैटन की बातों में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम आए, और फिर वो इस दुनिया में कैसे आए, उस पे उसने काफ़ी सारी बुक्स लिखी हैं, और उसका नाम पैराडाइज लॉस्ट है, जो कि बहुत ही फेमस एपिक है। और फेमस एपिक पोइम, तो हमें यहाँ से क्या समझ आया कि एपिक एक लॉन्ग नरेटिव पोइम होती है। नेक्स्ट इज़ एलेजी। एलेजी किसी के मरने के बाद जो मरसिया लिखा जाता है ना, किसी की डेथ पोइम। आप देखते होंगे कि अगर आपकी फैमिली में किसी की डेथ हो जाती है किसी जंग की, तो उसकी जंग की डेथ होने पे जो एक दुख भरा, एक मोहब्बत वाला अगर एक नज़म लिख दी जाती है, तो उसको एलेजी कहा जाता है। एलेजी हैज़ बीन ड्राइव फ्रॉम ग्रीक मीन्स लेमेंट, लेमेंट मीन मातम करना, और बेरीवमेंट मीन दुख का इजहार करना। इट इज सिंपलेस्ट फॉर्म, इट इज़ अ ब्रीफ एंड प्लेंटिव लिरिक ऑफ मॉर्निंग। ये एक सिंपल सा सादा सा इजहार है किसी के मर जाने के बाद उसके दुख का, और अ डायरेक्ट अटरेंस ऑफ पर्सनल बेरीवमेंट ऑफ सोरो, या फिर किसी की ज़ाती, किसी के साथ अगर कोई मोहब्बत है और वो ज़ाती गम का इजहार करना चाहता है किसी दोस्त के लिए या किसी के लिए भी, तो वो एलेजी लिखता है। इट इज़ अ सैड पोएम यूजली रिटन टू प्रेज एंड एक्सप्रेस सोरो फॉर समवन हु इज़ डेड। इनफैक्ट ये जो पोएम होती है ये एक सैड पोएम होती है, जिसके अंदर तारीफ़ भी की जाती है मरने वाले की और मर जाने वाले
के साथ अपने गम का इजहार भी किया जाता है। एज सच इट्स मोस्ट वाइटल क्वालिटी इज़ सिंसियरिटी ऑफ इमोशन। इसके अंदर अपनी जो इमोशन की सिंसियरिटी है वो दिखाता है। पोइट द पर्पस ऑफ दिस काइंड ऑफ पोएम इज़ टू एक्सप्रेस फीलिंग रादर देन टेलिंग अ स्टोरी। इस मकसद इस पोएम का ये होता है स्टूडेंट्स कि अपने दुख का इजहार करना, ना कि कोई कहानी बताना। ये टेलिंग के स्पेलिंग यहाँ गलत लिखे हुए हैं, इसको आप ठीक कर लीजिएगा। ये TELLING होना चाहिए। तो पास्टोरल एलिजी जो है वो फेमस काइंड ऑफ एलिजिक राइटिंग है। टेनिसन की मेमोरियम, इसी तरह से मिल्टन की लिसिडास, शैले की एडोनिस, इसमें से आप 2-3 एग्जांपल्स ले लेंगे जो कि बेस्ट एग्जांपल्स हैं एलिजी की। सोनेट एक 14 लाइन्स की पोएम होती है। 14 लाइन्स की 14 लाइनों में लिखी जाती है। A number of forms have been created, but the two most popular are one constructed in an octave 8 lines and a sestet 6 lines। इसकी कुछ वैसे तो सोनेट 14 लाइन की लिखी जाती है, लेकिन इसकी 2 टाइप्स हैं, जिसमें एक ऑक्टेव है जिसको 8 लाइनों में लिखा जाता है, दैन एक सेस्टेट है जिसको 6 लाइन में लिखा जाता है, एंड द 1 in 3 क्वार्टरिन और एक को 4 लाइन्स ईच में लिखा जाता है। ठीक है, इनको भी सोनेट ही कहते हैं। When you write about a sonnet, you should look for the tightness of the argument and the depth of the emotional range। जब भी एक सोनेट लिखी जाती है, इसके अंदर देखा जाता है कि जिस पे भी बात की जा रही है उसके अंदर इमोशंस होने चाहिए और वो इमोशंस बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हो। और इट इज़ वर्थ नोटिसिंग हाउ दे एंड। इसके अंदर एंडिंग पे बहुत फोकस किया जाता है। एंड आर्टिफिशियल होता है एंड इट डज नेचुरलाइजेस रेस्ट ऑफ द पोएम एंड सेटिस्फैक्ट्री कंक्लूडेड। इसके अंदर एंडिंग में जो है वो आर्टिफिशियल होता है और ये राइटर पे डिपेंड करता है कि वो उसके बारे में क्या एंडिंग देता है। देन बैलड पोएम। बैलड जो है एक ऐसी पोएम होती है जिसके अंदर एक सिंपल कंस्ट्रक्शन होती है, यानी कि सादा जो है वो एक तरीके से लिखे जाने वाली नज़म, जिसके अंदर एक कहानी बयान की जाती है। मैनी इंग्लिश एंड स्कॉटिश बैलड्स आर क्वार्टरिन। बहुत से इंग्लिश और इसी तरह स्कॉटिश कई हैं जिनको लिखा जाता है बैलड फॉर्म में, इन विच द फर्स्ट एंड थर्ड लाइन्स आर। क्वार्टरिन का मतलब होता है 4 लाइनों में लिखा जाना। इन विच द फर्स्ट एंड थर्ड लाइन्स आर लॉन्गर देन द सेकेंड एंड फोर्थ। इसमें पहली और तीसरी लाइन लंबी होती है स्टूडेंट्स, और सेकेंड और फोर्थ जो लाइन होती है वो छोटी होती है। यानी कि 4 लाइन्स का जो एक स्टैंजा बनता है उसके अंदर पहली और तीसरी लाइन थोड़ी लंबी होती है और दूसरी और चौथी लाइन जो है वो थोड़ी छोटी होती है। मोस्ट ऑफ देम आर ट्रेडिशनल एंड डील विद। इसके अंदर खास थीम्स होती हैं, जैसे लव, वॉर, ट्रैवल एंड एडवेंचर। ये इसके अंदर मेन थीम्स होती हैं। दिस इज़ इनफ। इसकी एक बेस्ट एग्जांपल हैं कीट्स की ला बेले डेम सेंस मर्से। ये इसकी कुछ बेस्ट एग्जांपल्स हैं। आगे आ जाए लिरिक पे। लिरिक जो है वो एक इमोशनल एक्सप्रेशन है, पर्सनल फीलिंग्स है एक पोइट का। कि अगर एक पोइट अपनी पर्सनल फीलिंग्स या इमोशंस के बारे में बात करना चाहता है तो वो एक गज़ल लिख देता है। आपने गज़ल सुनी भी होगी, जिसमें आपको नज़र आता है कि उसमें डीप फीलिंग्स आपको नज़र आती हैं, कि इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा जो है ना पर्सनल फीलिंग्स दिखाता है एक पोइट। इट इज़ कंपोज इन सच अ वे दैट समवन कैन। इसको गाया भी जाता है, ये इस तरह लिखी जाती है ना, कंपोज इसको किया जाता है, इसको इस तरह लिखा जाता है कि इसको और गाया भी जाता है। और अक्सर गज़लें जो हैं आपने देखी होंगी उनको गाया जाता है ऑन सम काइंड्स ऑफ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स, जैसे लेयर पे और हार्प पे, मुख्तलिफ़ किस्म के जो है ना म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स पे इनको गाया जाता है। द वर्ड लिरिक्स इज स्टिल अप्लाई टू द वर्ड ऑफ अ सॉन्ग। ये भी कह सकते हैं कि अगर एक गज़ल को लिखा जाए तो उसको एक सॉन्ग की जगह भी मिल जाती है, यानी कि जब उसको गाया जाता है तो वो एक सॉन्ग में चेंज हो जाता है। टुडे द म्यूज़िक एलिमेंट हैज़ डिसअपीयर्ड एंड द टर्म नो अप्लाइज दैट फोकसेस अपॉन अ स्पीकर्स फीलिंग्स। अब म्यूज़िकल एलिमेंट तो कम हो गया है, लेकिन ज़्यादा जो फोकस किया जाता है वो स्पीकर के फीलिंग्स पर किया जाता है। यानी कि चाहे इसको कोई गाए ना गाए, लेकिन स्पीकर के जो फीलिंग्स हैं उस पर बड़ा फोकस किया जाता है। इसकी जो मेन सब्जेक्ट मैटर है वो लव होता है। और
इसके अंदर द पोएम में बी वाइडली इमोटिव और क्वाइटली मेडिटेटिव। इसके अंदर जो है इमोशंस और इसके साथ मेडिटेशंस का बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है, यानी कि फीलिंग्स एंड इमेजिनेशंस इसके अंदर बहुत ज़्यादा डाली जाती हैं। देन आ जाता है ओड। ओड आप आगे पढ़ेंगे भी सही जब आप जॉन कीट्स के ओड्स पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको मैं ओड के बारे में बता देती हूँ। ओड भी पोइट्री की टाइप है। ओड इज़ ड्राइव फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड एडियन विच मेंट टू चैंट और सिंग, जिसका मतलब है खुशी मनाना या गाना। इट इज़ हाईली सॉलम एंड सीरियस। ये बड़ी सीरियस होता है अपनी टोन में और सब्जेक्ट मैटर में, थीम में, और इसका यूजुअली जो है ये स्टैंजाज में लिखा जाता है। इट इज़ सीरियस इन सब्जेक्ट एंड डिग्निफाइड इन स्टाइल, एक्सप्रेसिंग एंड एग्जाल्टेड और एंथुजियास्टिक इमोशन। ये बड़ा सीरियस होता है, इसका स्टाइल भी बड़ा डिग्निफाइड होता है और इसके अंदर जो इमोशंस होते हैं वो बड़े एंथुजियास्टिक किस्म के होते हैं और बड़े ही एक्सट्रीम लेवल के इमोशंस पाए जाते हैं। टोन जो है वो बड़ी फॉर्मल होती है और सैलिएंट फीचर ऑड का क्या है कि इज़ इट्स यूनिफॉर्म मेट्रिकल फीट। इसके अंदर एक ख़ास किस्म का मेट्रिकल स्ट्रक्चर फॉलो किया जाता है, लेकिन कुछ पोइट्स इसको स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं भी करते और कुछ पोइट्स इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करते भी नज़र आते हैं। देन मॉक एपिक। मॉक का मतलब होता है मजाक बनाना। एपिक आपने पहले पढ़ा है कि लॉन्ग नरेटिव पोइम। तो एपिक तो लॉन्ग नरेटिव है, लेकिन जब एक सोसाइटी की इशू पे एक पोइट ने लंबे पोइटिक वे में, मतलब लॉन्ग पोइटिक वे में बात करनी हो तो मॉक एपिक का सहारा लेते हैं। इसको मॉक एपिक इसलिए कहा जाता है कि इसको एपिक फॉर्म में तो लिखा जाता है, लेकिन साथ ही इसके अंदर एक जो छोटा सा जो एक मसला है जिसकी वजह से बहुत बड़े बड़े इश्यूज बन जाते हैं, उनको हाईलाइट करके मजाक बनाया जाता है ताकि उस इशू को सोसाइटी से ख़त्म किया जा सके। मॉक एपिक इज़ अ जॉनरा ऑफ पोइट्री दैट सेटराइजेज सीरियस एपिक, जिसके अंदर सीरियस एपिक को सेटराइज किया जाता है। एपिक it not only ridicules the genre of poetry but also mocks heroic subject and themes to sarcastically address an excess of other grand themes। इसके अंदर जैसे एपिक में मेजर इशू पे बात की जाती है, इसमें आम से इशू पे बात करके स्टायर करने की कोशिश की जाती है एक ट्रिवियल, एक आम सी बात की वजह से जो कि इश्यूज बन जाते हैं उस पर, और ये ऑपोजिट होती है एपिक से। मॉक एपिक डज नॉट स्ट्रिक्टली अडहेयर टू द कन्वेंशंस ऑफ सीरियस एपिक पोइट्री। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि मॉक एपिक बिल्कुल फॉलो नहीं करती सीरियस एपिक पोइट्री के जो रूल्स और रेगुलेशंस और कन्वेंशंस हैं, बल्कि इट टेक्स फ्रीडम टू मेक इट्स पॉइंट एंड ऑब्जर्वेशन इन मॉकिंग मैनर। बल्कि ये मॉकिंग मैनर में, मजाक के तरीके में जो है वो फ्रीडम जो है वो लेते हैं ऐसे पोइट्स जो कि एपिक राइटर से, यानी कि अपनी मर्ज़ी से एपिक से हट के एक मॉक एपिक के ज़रिए मजाक के तरीके में एक छोटी सी बात को लंबा बढ़ा चढ़ा के पेश करते हैं। द रेप ऑफ द लॉक जो है पॉप की, वो आप आगे अपने सिलेबस में पढ़ेंगे भी सही आगे कमिंग सेमेस्टर्स में, उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि रेप का मतलब आप समझते हैं। रेप का मतलब क्या होता है? किसी वुमन की चेस्टिटी पे हमला करना, और लॉक लिट को कहते हैं। तो अलेक्जेंडर पोप पोइट का नाम है, उसने रेप ऑफ द लॉक इसलिए लिखी थी ताकि वो एक 18th सेंचुरी वुमन जो कि अपनी ब्यूटी के बारे में बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हुआ करती थी, और उसमें एक बेलिंडा होती है औरत जिसको अपने आप को संवारने का बहुत शौक़ होता है, और उसकी एक लिट एक वहाँ का लॉर्ड काट देता है और वो कहती है कि मेरी पूरी ज़िंदगी इस वजह से तबाह हो गई है। इस इशू को हाईलाइट करने के लिए अलेक्जेंडर पॉप ने एक मॉक एपिक लिखी और वो बहुत फेमस मॉक एपिक है। देन इडिल जो होती है वो ऐसी पॉइंट जिसके अंदर थोड़ा सा देहाती लाइफ के बारे में, रस्टिक लाइफ के बारे में थोड़ी डिस्क्रिप्शन हो, उसको इडिल कहा जाता है। इडिल हैज़ बीन ड्राइव फ्रॉम ग्रीक मीन्स लिटिल फॉर्म पिक्चर।
A riddle is a short poem that creates a story and paints a picture of everyday life. It describes a picture as rustic scene. इसके अंदर एक रस्टिक सीन की एक पिक्चर क्रिएट की जाती है, या फिर कोई इंसिडेंट हुआ है उसको डिस्कस किया जाता है. इडिल कम्स टू रेफर टू पोएम्स और पार्ट्स ऑफ पोएम विच डील विद आइडियल स्टेट ऑफ काम हैप्पीनेस. जैसे गांव में आपको सुकून मिलता है ना, हैप्पीनेस और एनलाइटमेंट, खुशी मिलती है. इसी तरह ईडिल जो जो भी आप पोएम्स रस्टिक लाइफ के बारे में पढ़ेंगे उसके अंदर आपको नज़र आएगा. अगर आपने शायद सोलिटरी रीपर पढ़ी है, या आपने कोई भी अगर ऐसी पोएम पढ़ी जिसमें आपको रस्टिक लाइफ नज़र आती है, गांव की देहाती ज़िंदगी नज़र आती है, तो उसको आप ईडिल कहेंगे. इट मेक्स थिंग्स दैट अ फर्स्ट seem simple much more important. This type of poem is great because it helps the poet and the reader to appreciate small things in life. इसके ज़रिए जो पोइट है वो रीडर को इस काबिल बनाता है कि वो देहाती ज़िंदगी की जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उनको एंजॉय करने के काबिल हो जाए. टेनिसन की इडल्स ऑफ द किंग एक बहुत ही फेमस है इस नज़रिए में, इन दिस रिगार्ड, इसके इससे रिलेटेड. तो स्टूडेंट्स, आज हमने पोइट्री पढ़ी. पोइट्री के हमने सबसे पहले डेफिनेशंस की, देन हमने पोइट्री के सब जॉनरास किए. आप इसको अच्छी तरह रिवाइज करें. कोई भी क्वेश्चन है देन यू कैन आस्क फ्रॉम मी. आई एम हेयर टू आंसर यू. टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़.